हमारा चौथा पॉइंट है कि डिजिटल लेन देन में वृद्धि हुई। विमुद्रीकरण के प्रभाव डिस्कस कर रहे थे हम। तो पहला प्रभाव था ब्याज दर पर प्रभाव पड़ा, घटा ब्याज दर। दूसरा, निजी संपत्तियों में कमी आई क्योंकि कोई खरीदार नहीं था, कैश का लेन देन नहीं था। तीसरा, भूमि और भवन के मूल्यों में कमी आई क्योंकि कोई खरीदार नहीं था। चौथा, क्योंकि कैश मौजूद नहीं था, कैश का लेन देन नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से डिजिटल लेन देन में वृद्धि हुई। आपको याद होगा हमने 11th में बहुत सारे तरीके डिस्कस किए थे डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के। तो वो सारे मोड ऑफ पेमेंट्स जो है विमुद्रीकरण के बाद में, डिमोनेटाइजेशन के बाद में बहुत ज़्यादा चलन में है, वरना शायद लोगों को इस तरफ मोड़ना थोड़ा सा कठिन होता। तो ये डिमोनेटाइजेशन का एक पॉजिटिव प्रभाव रहा। और पांचवा, आयकर संग्रह में वृद्धि। देखिए, आयकर संग्रह का मतलब क्या हुआ, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने विमुद्रीकरण के दौरान सरकार ने कुछ पॉलिसीज़ निकाली। सरकार ने लोगों को डिक्लेरेशन करके बताया कि अगर किसी को कोई अपनी संपत्ति अभी भी बतानी है जिसके ऊपर उन्होंने टैक्स पे नहीं किया है, और यदि वे टैक्स पे करना चाहते हैं तो बताकर टैक्स पे कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो अपना छुपा हुआ धन था, छुपा हुआ पैसा था, उसको डिक्लेयर किया और एक भारी मात्रा में उसके ऊपर टैक्स लगाया गया। तो उन्होंने वो टैक्स पे किया, तो उससे उनको भी बेनिफिट हुआ, वरना उनका सारा पैसा जो है वो व्यर्थ चला जाता। और सरकार को भी फ़ायदा हुआ क्योंकि सरकार का बहुत सारा आयकर इकट्ठा हो गया। तो इसमें यही हमने कहा है कि आयकर संग्रह में वृद्धि हुई। कैसे वृद्धि हुई? क्योंकि लोगों ने अपनी आय घोषित की। जब सरकार ने उनको कहा कि अगर आप अभी अपनी आय घोषित करेंगे तो आपको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, और यदि बाद में पता चला तो वो सारी जो आय है वो सरकार की हो जाएगी। छठा पॉइंट है इसमें कि सार्वजनिक क्षेत्रों पर जो पब्लिक सेक्टर है, हमने पढ़ा है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, हम बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है इसमें 11th में, विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, सरकारी कंपनी। तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो संपत्तियां थी उनके ऊपर इस चीज़ का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तो विमुद्रीकरण के प्रभावों को हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ब्याज दर पर प्रभाव। दूसरा, जिस संपत्तियों में कमी आई। तीसरा, भूमि और भवन के मूल्यों में कमी आई। चौथा, डिजिटल लेन देन में वृद्धि हुई। पांचवा, आयकर संग्रह में वृद्धि हुई। और छठा, सार्वजनिक क्षेत्रों की संपत्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, व्यवसाय या उद्योगों पर सरकारी नीतियों में परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ा। सरकारी नीतियाँ कौन कौन सी, जैसे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, या 1991 और उसके बाद में जो पॉलिसीज़ आई, या डिमोनेटाइजेशन भी। तो इसका व्यावसायिक जगत पर, उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या उनके क्रियाकलापों में क्या चेंज आया, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, प्रतियोगिता में वृद्धि हुई। कैसे कंपटीशन बढ़ा? उदारीकरण और वैश्वीकरण की वजह से। उदारीकरण से क्या हुआ? लाइसेंस नियमों में परिवर्तन हुआ। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में लाइसेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं रही, तो बहुत सारे व्यवसायिक संगठन इसमें आ गए। वैश्वीकरण से क्या हुआ? विदेशी फर्मों को भी प्रवेश की अनुमति दे दी गई। तो इस उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण बहुत सारे व्यवसायिक संगठन, कुछ निजी क्षेत्र के भी और कुछ दूसरे देशों से भी यहाँ पर आ गए, जिससे कि प्रतियोगिता में वृद्धि हुई, कंपटीशन बढ़ा। विशेष तौर पर किन किन क्षेत्रों में प्रतियोगिता में वृद्धि हुई? बैंक में, बीमा में, एयरलाइंस में, दूरसंचार में, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एयरलाइंस और टेलीकम्युनिकेशन, मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में प्रतियोगिता में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई। ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। दूसरा है अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहक। देखिए, जब भी प्रतियोगिता में वृद्धि होती है उसका सीधा सीधा फ़ायदा जो होता है वो ग्राहकों को होता है। ग्राहकों को पता है कि अब उन्हें और अच्छी सेवाएं मिल सकती हैं, तो वो और एक्सपेक्टेशंस रखने लगे व्यावसायिक जगत से, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि एक बीमा कंपनी उनको सुविधा नहीं देगी तो दूसरी बीमा कंपनी वो सुविधा देने के लिए तैयार है। पहले जब तक LIC और GIC जैसे संगठन ही थे तो ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब पता है कि अलग अलग तरह की बीमा कंपनियां हैं, अलग अलग तरह की एयरलाइंस हैं, तो एयरलाइंस की एयर टिकट्स भी काफ़ी सस्ती हो गई थी, आपको मालूम होगा। तो अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहक हो गए। तीसरा, अब जब बाहर से दूसरे देशों से फर्में आ रही हैं, प्रतियोगिता इतनी ज़्यादा है, तो प्रतियोगी बाज़ार में टिके रहने के लिए, अपने आप को कुछ अलग दिखाने के लिए, कुछ अच्छा दिखाने के लिए टेक्नोलॉजी में भी चेंज लेके आए। नई नई अलग अलग तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। तो तीसरा है तकनीकी पर्यावरण में तेज़ी से परिवर्तन। क्यों हुआ तकनीकी पर्यावरण में परिवर्तन? क्यों? प्रतियोगिता बढ़ गई। अब प्रतियोगिता बढ़ गई है तो बाजार में टिके रहने के लिए उन्होंने नए नए तरीकों को अपनाया। वही चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की,
मैंने यहाँ पर लिखी है कि एक्सप्लेनेशन में हमें ये बात लिखनी है। तो व्यवसाय या उद्योगों पर सरकारी नीतियों में परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव पड़े? प्रतियोगिता में वृद्धि हुई, अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहक आए, तीसरा टेक्नोलॉजी में चेंज आया। ओके, चौथा है परिवर्तनों की आवश्यकता, क्योंकि जब इतने सारे चेंजेस आ रहे थे तो सभी को, व्यवसाय जगत और व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी संगठन थे, सब में कुछ ना कुछ चेंज करने की आवश्यकता हुई। पांचवा पॉइंट, मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता। देखिए, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स का मतलब जो संगठनों में काम कर रहे हैं लोग, उनकी हम बात करें तो मानव संसाधन का विकास कैसे होता है? मानव संसाधन का विकास होता है प्रशिक्षण से। तो यानी कि प्रशिक्षित करके, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके उस मानव संसाधन का विकास किया गया। क्यों ज़रूरी था कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना? क्योंकि जो कस्टमर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी संगठन से, और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, और नई नई तकनीकों का प्रयोग करने के लिए मानव संसाधन जो है वो विकसित ही होना चाहिए, वरना वो काम नहीं कर सकते। इसी पॉइंट को, मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता को मैंने दोबारा से क्लियर करके लिखा कि मानव संसाधन का विकास कब माना जाता है? जब कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ग्राहकों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, प्रतियोगिता में वृद्धि हो गई है और तकनीक में भी परिवर्तन आ चुका है। और लास्ट पॉइंट जो व्यवसाय जगत पर असर पड़ा इन नीतियों में परिवर्तन का, कि बाजार अभिविन्यास की आवश्यकता होने लगी। देखिए, बाजार अभिविन्यास का मतलब क्या है? बाजार का अध्ययन करके ये पता लगाना कि ग्राहकों को क्या चाहिए। पहले क्या होता था? माल बनाया जाता था, मार्केट में लाया जाता था और ग्राहकों को बेचा जाता था, उनसे पूछा नहीं जाता था। लेकिन नाउ कस्टमर इज़ द किंग। अब जो ग्राहक जो है वो राजा है, इसलिए उससे पूछा जाता है कि उसे क्या चाहिए और उसकी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो उसे क्या चाहिए, इस बात का पता लगाने के लिए बाजार अभिविन्यास का प्रयोग किया जाता है। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे सारे पॉइंट्स। क्या प्रभाव पड़ा सरकारी नीतियों का व्यवसाय उद्योगों पर? पहला, प्रतियोगिता में वृद्धि, दूसरा, ग्राहकों की अपेक्षाओं में वृद्धि, तीसरा, तकनीकी पर्यावरण में वृद्धि, चौथा, परिवर्तन की आवश्यकताओं में वृद्धि, पांचवा, मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता, और छठा, बाजार अभिविन्यास की आवश्यकता। वीडियो को पॉज करके ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मुझे इसकी फ़ोटोग्राफ्स भेजेंगे आप। थैंक यू बेटे।